नमस्कार। ये 2025 का आखिरी संडे स्पेशल है और इस आखिरी संडे स्पेशल में 2025 की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे 2026 की। 2026 में देश की राजनीति में क्या होने वाला है और खासतौर से बीजेपी और मोदी सरकार अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे आगे लेकर के जाने वाली है। देखिए, जब 2025 वर्ष शुरू हुआ था तो 2024 में अंतिम समय में काफी बड़े बड़े वैश्विक बदलाव हो रहे थे। 2024 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही थी अंत में, जो जनवरी में 2025 में सत्ता में आ गए। ब्रिटेन में कीर स्टारमर का उदय हुआ था, एक नई लीडरशिप सामने आई थी और यूरोप में कई देशों में दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स हावी हो रही थी। और उसी के तहत नरेंद्र मोदी 2024 में जीते थे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का। और 2025 में भारत ने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा उथल पुथल वाला दौर रहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप से संबंध अच्छे बनाने की बातें थी, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जब दिमाग घूमा, उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगानी शुरू कर दी। भारत से जो कंसेशन चाहते थे वो नरेंद्र मोदी ने उनको नहीं दी, तो उसके बाद उन्होंने भारत पर भी टैरिफ लगानी शुरू कर दी। ये तो मामला चलता रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के फ्रंट पर भी बड़ा घटनाक्रम हुआ। पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद राजनीतिक उथल पुथल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया आज तक कोई नहीं जान पाया है। नए उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन। एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ बिहार के विधानसभा चुनाव से, और बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका रत्ती भर भी असर दिखाई नहीं दिया। बीजेपी और एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की बिहार के चुनावों में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे एक बड़ी ऐसी घटना हुई जब लाल किले के सामने एक आतंकी हमला हुआ और बड़ा धमाका हुआ। ये बिहार के चुनाव के साथ साथ ही सब कुछ हो रहा था। वैसे 2025 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी। बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराकर लगभग 2.5 दशक के बाद सत्ता में वापसी की थी। राहुल गांधी पूरे साल वोट चोरी का नैरेटिव का राग अलापते रहे, कभी देश में, कभी विदेश में, कभी प्रदेश में, लेकिन कहीं पर भी जनता ने उनकी बात सुनी नहीं। मोदी सरकार संसद में बिना किसी दबाव के अपने बिल्स पास कराती रही और इसकी इतिश्री हुई साल के अंत में विंटर सेशन में जी राम जी का जो कानून है वो लाने के साथ। आप जानते हैं कि मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया गया। इसने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ये कांग्रेस की लीगेसी थी। कांग्रेस को यह लगता था कि सोनिया गांधी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और गांधी परिवार, नेहरू परिवार को लेकर के लोग हमेशा इसी प्रकार से याद करते रहेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे पलटकर रख दिया और साल खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय से, लगभग 2 साल से पेंडिंग चले आ रहे अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद को भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। जेपी नड्डा की जगह कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन, जो बिहार से आते हैं, 48 साल के युवा हैं, और अब अगला अध्यक्ष भी उन्हीं के बनने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया, जो कुर्मी समाज से आते हैं। देखिए, 2026 की जब शुरुआत होगी तो कई राज्यों के चुनाव से होगी, लेकिन उससे पहले एक निकाय चुनाव होगा बड़े वाला बीएमसी का, महाराष्ट्र में, और उसके साथ साथ 28 नगर पालिकाओं के, महानगर पालिकाओं के चुनाव भी होंगे। इस चुनाव पर पूरे देश की नजर अगले 15-20 दिनों में रहने वाली है और ये इस साल का पहला चुनाव होने वाला है। वैसे फर्स्ट हाफ की अगर बात करें 2026 के, तो वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, इनके विधानसभा चुनाव होंगे और इनमें असम को बीजेपी कतई गंवा नहीं सकती। 10 साल से वहां उसकी सरकार है। पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, फिर हेमंत बिस्वा शर्मा बने, और इस बार भी जो वहां के समीकरण है, बीजेपी की तीसरी बार वापसी होने की उम्मीद वहां पर नजर आ रही है। लेकिन बाकी जो राज्य हैं, असम के अलावा इनमें से, वहां बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वेस्ट बंगाल में उसकी 77 सीटें आई थी पिछली बार। इस बार भी हो सकता है कि वो संघर्ष करती हुई नजर आए और मुख्य पार्टी बनती हुई नजर आए। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ रहेगी। केरल में यूडीएफ की जो सरकार है आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, और पुडुचेरी में बीजेपी मिलजुल कर सरकार बनाती रही है। और फिर साल का जब अंत होगा 2026 का,
तो उस समय बिगुल बज चुका होगा पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए। लेकिन बात करेंगे पहले पश्चिम बंगाल की। असम के अलावा जिस चुनाव पर बीजेपी की नजर रहने वाली है पहले हाफ में अगले साल के, वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। इस पर काम शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी वहां गए थे और उन्होंने एक मतुआ समुदाय के बीच में एक रैली को संबोधित किया था। हालांकि मौसम खराब होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां पहुंच नहीं पाया था, लेकिन उन्होंने ऑडियो के माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से उस रैली को संबोधित किया था और वहां से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी। देखिए 2021 में जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी बहुत वीकर पॉइंट पर थी, बहुत कमजोर थी। सबको यह उम्मीद लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि हम 200 सीटें जीतकर सत्ता में आएंगे। आई 77 सीटें, उनमें से भी कुछ विधायक वापस टीएमसी में चले गए, कुछ उपचुनाव हो गए, कुछ कमी हो गई। हुआ क्या, गलती क्या थी पिछली बार? गलती यह हुई पिछली बार कि जो बीजेपी है उसने हिंदी भाषी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारे पर चुनाव जीतने की कोशिश की। आपको याद होगा कि एक कार्यक्रम में विक्टोरिया पार्क में शायद वो कार्यक्रम हो रहा था, कहां पर हो रहा था, वहां पर नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी दोनों साथ साथ थे, सरकारी कार्यक्रम था। उसमें किसी बीजेपी नेता ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था। ममता बनर्जी नाराज होकर वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई थी। ये 2021 के चुनाव के समय की बात है। तो बंगाल का जो भद्रलोक है, वहां के जो एलीट क्लास अपने आप को कहते हैं, वो सब हम बड़े पढ़े लिखे हैं और पश्चिम बंगाल में अपर कास्ट, कायस्थ बहुत बड़े समुदाय में हैं। हिंदुओं की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी संख्या में है। उन्हें बीजेपी का जय श्री राम का जो एक क्या कहना चाहिए कि बंगालियों के हिसाब से सांप्रदायिक नारा था, वो हजम नहीं हुआ, इसलिए उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं किया वहां के भद्रलोक ने। और यह कहा जाता है पश्चिम बंगाल के बारे में कि वहां का जो भद्रलोक है वो जिसके तरफ झुक जाता है सरकार उसी की बनती है। पहले ये वामपंथियों के साथ थे, फिर ये ममता बनर्जी के साथ आए, अब धीरे धीरे बीजेपी ने इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। जहां तक विरोध की बात है तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2021 की भांति ही कमजोर नजर आ रही है। इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति बदली है। इस बार भाजपा भ्रष्टाचार और दूसरे जो मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो है ममता बनर्जी के खिलाफ, उसको सामने लाने की कोशिश कर रही है। और विशेषज्ञों का यह मानना है, जो चुनावी विशेषज्ञ हैं, कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में 28-30% के आसपास मुसलमान हैं और अगर यहां पर बीजेपी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करेगी, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी को नुकसान होगा। बीजेपी को मध्य मार्गी रास्ता अपनाना चाहिए। ममता बनर्जी की जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनकी जो गुंडागर्दी है टीएमसी वालों की, उस पर फोकस करना चाहिए। और विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं दोस्तों कि एसआईआर की जो प्रक्रिया जिसे लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है, उस प्रक्रिया का कोई खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ अभी तक कम से कम पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रहा है। असम की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की 10 साल से सरकार है और लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार में आना चाहेगी। कांग्रेस वहां बहुत वीकर साइड पर है। कांग्रेस ने इस बार फैसला किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाए थे 5 साल पहले असम को लेकर। वहां पर जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है एआईयूडीएफ, उसके साथ राहुल गांधी ने समझौता कराया था और गौरव गोगोई ने, कि वो मुसलमानों की पार्टी है, उसको साथ लेकर चलते हैं। सुष्मिता देव उस समय बड़ी नेता हुआ करती थी, अब तो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं और इनका जो युवा मोर्चा था उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी सुष्मिता देव। और संतोष मोहन देव की बेटी जो पुराने नेता हुए राजीव गांधी के समय में, उन्होंने यह कहा था कि हमें आसाम में एआईयूडीएफ के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हिंदू मुस्लिम दोनों वोट आने वाले हैं। बीजेपी की 5 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन राहुल गांधी गौरव गोगोई नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मुसलमानों के वोट चाहिए, एआईयूडीएफ के पास मुसलमानों के वोट चले गए तो हम हार जाएंगे। लेकिन जो सुष्मिता देव ने कहा था वही हुआ था। मुसलमानों में पोलराइजेशन हुआ और उसका एंटी पोलराइजेशन हुआ हिंदू वोटों में। 80% मतदान हुआ था असम की कई विधानसभा सीटों पर और हिंदुओं ने खुलकर बीजेपी को वोट किया था और राहुल गांधी को नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस को तो उतनी सीटें नहीं मिल पाई थी। मेरे ख्याल में 15 या 16 विधायक जो है एआईयूडीएफ के बन गए थे, बदरुद्दीन अजमल के बन गए थे। बीजेपी यहां स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है। उसने असम गण परिषद, यूपीपीएल, जो स्ट्रॉन्ग छोटे छोटे दल हैं उनके साथ समझौता किया हुआ है
और अगर इस बार कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला करती है असम में और एआईयूडीएफ अलग लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में विभाजन होगा। तो बीजेपी यहां पर प्लस में नजर आ रही है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी के पास ज्यादा पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में जो सबसे नयापन होगा इस बार वो है फिल्म अभिनेता विजय की एंट्री। उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं, उनकी रैलियों में भगदड़ मच रही है, लोग मर जा रहे हैं। तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। हालांकि इससे पहले पिछली बार का चुनाव आप याद कीजिए, कमल हसन भी अपनी पार्टी बनाकर लड़े थे, एमएलए तक नहीं बन पाए थे, अपना चुनाव भी हार गए थे बीजेपी की एक बड़ी नेता से, मीनाक्षी जी से, जो महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी बनी, उनसे हार गए थे। और कांग्रेस और डीएमके ने फिर उन्हें राज्यसभा भेजा, कमल हसन को, और अब बेचारे राज्यसभा में हैं। लेकिन विजय के दौर में और कमल हसन के दौर में फर्क है। विजय आज के दौर के अभिनेता है, कमल हसन 80s 90s के हीरो थे। आज की जनरेशन विजय को पसंद करती है। अभी देखिए, वो 2 दिन पहले एयरपोर्ट पर जा रहे थे, मलेशिया में उनकी फिल्म का कोई ट्रेलर वगैरह लॉन्च हो रहा था, एयरपोर्ट पर उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी चेन्नई में। तो विजय का अट्रैक्शन अलग है। और विजय के बारे में अभी कोई ये जज नहीं कर पा रहा है कि वो किसका नुकसान करेंगे। वो बीजेपी का, एआईएडीएमके जो जयललिता की पार्टी है, जो दोनों समझौते में है, उनका नुकसान करेंगे, या फिर डीएमके और कांग्रेस का नुकसान करेंगे। डीएमके घबराई हुई है उनसे। एमके स्टालिन को लग रहा है कि वो कहीं उनका नुकसान ना कर दे। और एमके स्टालिन की सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि कहीं विजय अंत में बीजेपी के साथ ना चले जाएं। लोग ये कह रहे हैं कि जयललिता की पार्टी दोबारा उभर सकती है बीजेपी के साथ, लेकिन 2 धड़ों में बंट जाने के कारण एआईएडीएमके में उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड अब नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं केरल की, तो वहां पर यूडीएफ की, यानी कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला धड़ा है, उसकी 10 साल के बाद सत्ता में वापसी होने के आसार बने हैं। अभी केरल में हाल ही में निकाय चुनाव हुए थे, लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, उसमें शानदार वापसी की कांग्रेस ने। हालांकि बीजेपी ने भी तुरंत ऊपर की सीट जीती, लेकिन बीजेपी यहां पर कोई मेन पोल नहीं है। यहां पर कांग्रेस और वाम दलों में, जो सत्ता में है इस समय वाम दल, उनके बीच में होना है चुनाव। और पिछली बार 2021 में भी वाम दलों ने वापसी की थी। उस समय कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन यहां भी वही हुआ कि यहां पर मुस्लिम लीग के साथ राहुल गांधी ने समझौता करवाया और वहां पर मामला गड़बड़ हो गया था। तो यहां पर केरल पर कांग्रेस का ध्यान खासतौर पर रहने वाला है। और मैं आपको खासतौर से यह भी बताऊं कि प्रियंका गांधी ने अभी हाल ही में प्रशांत किशोर को घर पे बुलाया था। लोग कह रहे हैं कि वो वायनाड से सांसद हैं प्रियंका। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में केरल के सारे जो टिकट्स है, जितनी भी वहां की राजनीति है, वो अपने हाथ में ले सकती है। और कांग्रेस के लिए केरल से अच्छी खबर आ सकती है। कुछ और भी लड़ाइयां अगले साल में होने वाली हैं, जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन। 2026 में संसद में आपको 2 बड़े मुद्दों पर विशेष रूप से बहस, चर्चा, लड़ाई झगड़ा होता हुआ नजर आएगा। पहला यही कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, और दूसरा वो कानून जिसे पिछले साल मानसून सेशन में अमित शाह अंत में लेकर के आए थे कि अगर कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री या केंद्र का हो चाहे राज्य का मंत्री हो, वो अगर 30 दिन तक किसी मामले में हिरासत में रहता है और उस मामले में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो फिर उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये दोनों कानून पास कराने की कोशिश इस बार बीजेपी करेगी। कानून नहीं है, कायदे से इन्हें संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन के माध्यम से ही यह संभव है। कई संविधान संशोधन करने पड़ेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए। और आप जानते ही हैं कि रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उसने पार्लियामेंट को अपनी सिफारिशें दी थी। और ये दोनों ही जो विधेयक हैं, इस समय जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, संसदीय कमेटियां हैं, उनके पास विचाराधीन है और अगले साल इस पर डिबेट निश्चित तौर पर होगी। जनगणना और परिसीमन, जनगणना का प्रोसेस 2026 में पूरा चलने वाला है। वैसे तो विधिवत रूप से 2027 की फरवरी से जनगणना शुरू होगी, लेकिन घरों के चिन्हीकरण का, छांटने का काम, पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। और यह जनगणना पहली जनगणना होगी इस देश की जो डिजिटल माध्यम से होने वाली है। यह बड़ा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। और इसी के आधार पर फिर 2027 में परिसीमन आयोग का गठन होने वाला है, क्योंकि 2029 के चुनाव से पहले बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि जनगणना करा दी जाए
उनके आधार पर आप अपना परिसीमन आयोग गठित करें और परिसीमन आयोग अपनी सिफारिशें भी दे दे। हालांकि ये टफ टास्क है, 2 साल के अंदर ये हो पाएगा या नहीं, थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी एक काम कर सकती है कि 2027 तक महिला आरक्षण के लिए रास्ता क्लियर कर दे। 33% महिला आरक्षण जो लोकसभा और विधानसभाओं में देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया था पिछले साल, आपको याद होगा कि जब नई पार्लियामेंट बनी थी तब यह विधेयक लाया गया था और इसके बाद से इस पर प्रोसेस चल ही रहा है। तो नए परिसीमन के साथ साथ महिला आरक्षण विधेयक भी लागू किया जा सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? दोनों सदनों में बीजेपी को 50% से अधिक बहुमत अपना होना चाहिए। अगर उसे लोकसभा और राज्यसभा से भी ये सारे के सारे संविधान संशोधन बिल, विधेयक, कानून पारित कराने हैं। और इसी में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर यह होगी कि 59 राज्यसभा सीटों का चुनाव अगले साल होगा। आप जानते हैं कि हर 2 साल हर द्विवार्षिक चुनाव होते हैं, 70 के आसपास सीटें हमेशा खाली होती हैं। कुछ बाई इलेक्शन होते हैं, कुछ मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं और कुछ फुल टाइम सीट्स खाली होती है। जैसे कि शरद पवार की सीट खाली हो रही है, हरदीप सिंह पुरी की सीट खाली हो रही है। इन सब के चुनाव होंगे और बीजेपी अपनी टैली को बढ़ा सकती है राज्यसभा में। खासतौर से महाराष्ट्र में उसकी टैली, जो अगले साल 7 सीटें खाली होंगी, उनमें बीजेपी के पास 3 सीटें हैं। बीजेपी 5 जीत सकती है उसमें इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में उसका प्रचंड बहुमत है। आंध्र प्रदेश में भी उसे 3 सीटों का फायदा हो सकता है और बिहार में तो 5 की 5 सीटें उसे मिलने के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। तो 2026 का साल बीजेपी, एनडीए, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हो सकता है कि साल के शुरुआत में जो विधानसभा चुनाव हो उसमें बीजेपी को सफलता ना मिले, लेकिन 2026 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो नेशनल फ्रंट पर बीजेपी कई बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाली है और कई बड़े कानून पास कराने वाली है संसद से। तो देखते हैं 2026 में राजनीति कहां पर जाती है। अब ये इस साल का अंतिम संडे स्पेशल है, तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और नए साल के पहले संडे स्पेशल में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।